हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम जो मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं और हमारी एक ओपन जो कैविटी होती है और यहाँ से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो गट होता है हमारा, वो पूरा ओपन है दोनों तरफ से। बीच में कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से फूड जो है डाइजेशन के लिए फूड का डाइजेशन होता है। उससे पहले हम कुछ हेटरोट्रोप्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर कैसे? जैसे डायरेक्टली तो हम पेड़ पौधों से कई चीजें ग्रहण करते हैं। खाने का जितना भी सामान होता है, लगभग जो हार्बीवोरस होते हैं वो पेड़ों से ही ग्रहण करते हैं। जो जानवरों को खाते हैं, जैसे वो जानवरों को खाएंगे तो जानवर उन पेड़ पौधों को खाते हैं, तो वो भी जैसे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर खत्म हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो उन जानवरों को खाते हैं वो कार्निवोरस खत्म हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर, जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारे जानवर हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड को डाइजेशन करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जो डॉग होता है, कुत्ता, वो कुत्ता सड़ा हुआ या बहुत टाइम से जो मांस वगैरह पड़ा हुआ है वो खाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम वो छोटा होता है, क्योंकि उस सड़े हुए भोजन के अंदर, सड़े हुए मीट के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो डॉग के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसके शरीर को या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके पाचन तंत्र को, वो भोजन जल्दी से उसका पाचन करके, जल्दी से डाइजेस्ट करके और उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये लगभग जो टाइम होता है ये 5 घंटे का होता है। 5 घंटे के अंदर जो कुत्ता होता है वो या डॉग होता है वो अपना जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर मुर्गे की या मुर्गी की, तो वो क्या करती है, उसके मुंह के अंदर, उसके माउथ के अंदर दांत नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं। तो वो क्या करती है, सबसे पहले कुछ कंकड़ को खा लेती है और अपने शरीर के अंदर उन कंकड़ को इकट्ठा करके रखती है। जब वो दाने वगैरह कोई भी चीज खाती है तो वो कंकड़ उसकी हेल्प करते हैं। कुछ पत्थर वगैरह होते हैं उसकी हेल्प करते हैं बड़े बड़े दानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो इस प्रकार मुर्गा या मुर्गी जो होती है वो अपनी डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। या हम बात करें एक, जैसे जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे हमने कुत्ते की बात की तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी छोटा है। अगर हम बात करें रूमिनेंट्स की, रूमिनेंट्स का मतलब जो घास फूस खाते हैं, या गाय भैंस वगैरह होती हैं, बकरी होती हैं जो घास वगैरह खाती हैं, तो ये क्या करती हैं, इनका डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जो वाल होती है मुंह से लेकर के और जहां से डाइजेस्टिव जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने की जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है, वहां तक की जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसको, उस भोजन को पचाने के लिए काफी समय लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये खाते हैं घास फूस। तो घास फूस के अंदर सेलुलोज होता है जो एक बहुत ही कठोर कार्बोहाइड्रेट है, और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या, वो डाइजेस्टिव ट्रैक लंबा है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 अलग अलग टुकड़ों में टूटता रहता है। हम या और कोई जीव जो होता है वो इस सेलुलोज को, जो कठोर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पचा नहीं सकता है। सिर्फ रूमिनेंट्स होते हैं, जो गाय भैंस बकरी वगैरह होती हैं, सिर्फ वही इसको पचा सकते हैं, इसका डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रैबिट होता है, खरगोश, खरगोश क्या करता है, खरगोश के अंदर वो डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि वो जो खरगोश जो खाना खाता है उसको पचा सके। खरगोश बहुत तरह का खाना खाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक कुछ ऐसा होता है कि वो सबसे पहले उस खाने को डाइजेस्टिव, जैसे पाचन के योग्य बनाता है, और फिर क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर वो खरगोश दोबारा से उस खाने को खाते हैं, जैसे गोल गेंद के रूप में वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर वो दोबारा से उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। उससे पहले वो नहीं पचता है। अगर हम बात करें मक्खी या मकड़ी की, तो इनमें क्या होता है, ये अपने फूड का डाइजेशन शरीर से बाहर करती हैं। बाहर कैसे करती हैं वो, जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन को उठा करके और खाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर उसका डाइजेशन होता है। लेकिन मक्खी और मकड़ी वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अपना जो
फूड होता है उस फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करती है। डाइजेस्टिव जो जूस होता है या रस जो होते हैं उसको बाहर निकालती हैं उसके ऊपर। तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उस रस के अंदर वो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद वो मक्खी उसको खाती है। तो पहले वो उल्टी करती है, उसके बाद उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद वो मक्खी उस भोजन को ग्रहण करती है। मक्खी या मकड़ी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बहुत सारी ऐसे जीव हैं जो अलग अलग तरह से डाइजेस्ट करते हैं भोजन को। तो यहाँ पर हम औरों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे कभी। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहां से लेकर के बक्कल कैविटी से लेकर के और एनएस तक, यहां तक जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है या जो गट होता है उसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। 9 मीटर यानी लगभग 30 फुट होती है, ठीक है। 30 फीट लंबी होती है ये। मतलब हम जब मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। तो जब हम ये प्रक्रिया करते हैं, जब मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं, वहां से लेकर के और पूरी एलिमेंट्री कैनाल तक पेट के अंदर जाता है, फिर पूरी प्रोसेस जो होती है, और जब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है तब तक वो पूरी गति करता है या उसके दौरान जो वो दूरी तय करता है वो 9 मीटर की होती है, 30 फीट, ठीक है। इसमें से अगर बात करें छोटी आंत और बड़ी आंत की तो वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारी बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी दांत के ऊपर और नीचे वाले हिस्से, ये ऊपर वाला हिस्सा जबड़े का, ये नीचे वाला हिस्सा। हमारा जो लोअर जा है वो मूवेबल होता है। मतलब हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं या हम भी जब भी बोलते हैं तो हमारा यहाँ से ये जॉइंट होता है और ये नीचे वाला जो जा होता है, जबड़ा होता है, ये मूवेबल होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो स्थिर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये टिथ होते हैं। टिथ सबसे पहले जो 2-4 दांत होते हैं, ये अगर हम आधे की बात करें तो हमारे इस हिस्से का ये वाला पार्ट, ये जो टिथ होते हैं, ये जो दांत होते हैं हमारे, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो 2 इंसिजर होते हैं। इंसिजर एक, इसका मतलब है ये जो चीर फाड़ करने का काम है, वो काटने का काम है, वो इससे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैनिन होते हैं, ये वाला जो दांत होता है एक, ठीक है, जो बाइट करने के काम आता है। उसके बाद मोलर्स, प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स। उसके बाद 3 मोलर्स, 2 प्रीमोलर्स, 1 कैनिन और यहाँ पे 2 इंसिजर। यहाँ पर ये इसका बक्कल कैविटी है और उसके बाद ये है हमारे टंग यानी जीभ। हमारे शरीर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स है वो हमारी टंग है, जीभ है, ठीक है। और हमारे शरीर का जो कठोर पार्ट है, सबसे कठोर पार्ट, वो हमारे टिथ है, हमारे दांत है, ठीक है। यहाँ से इसके बाद ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा को रिलीज करती हैं। फिर ये एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है वो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद ये ट्रिकिया है, ये एसोफेगस है। एसोफेगस होती है फूड पाइप और ट्रिकिया होती है विंड पाइप, ठीक है। जिससे हम सांस लेते हैं वो है विंड पाइप, और जो भोजन हम खाते हैं वो जाता है, वो फूड पाइप के अंदर से जाता है। जब हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले जो आती है हमारी, ये विंड पाइप होती है, विंड पाइप जिसमें से हम सांस लेते हैं, और इसके पीछे होती है हमारी फूड पाइप, ठीक है। ये फूड पाइप मतलब एसोफेगस और ये है ट्रिकिया। उसके बाद ये जो जो ट्रिकिया है, विंड पाइप, ये यहाँ पर फेफड़ों में चली जाती है। तो इसका हमने कोई काम नहीं है, ये इसका काम है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ये यहाँ पर स्प्रिंकलर्स होते हैं। स्प्रिंकलर्स एक चूड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि भोजन जो होता है उसको जब बहुत ज्यादा यहाँ से भर जाता है तो उसको रिमूव करने के काम आता है, इंश्योर करता है। फिर एक स्प्रिंकलर यहाँ होता है। फिर स्टमक होता है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पेट है, आमाशय है। इसके अंदर से भोजन जाता है और ये कुछ जूसेस को सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से वो जो भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। इसके बाद यहाँ से ये लीवर है, ये गैल ब्लैडर है और ये पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज स्टमक के पीछे होता है, स्टमक के पीछे होता है पैनक्रियाज। और जो गैल ब्लैडर होता है
वो लीवर कुछ इस तरह का होता है और उसके अंदर इस तरह से होता है गैल ब्लैडर, ठीक है। और जो पैनक्रियाज होता है वो स्टमक के, ये स्टमक है हमारा, और इस स्टमक के पीछे होता है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। फिर उसके बाद ये जो स्टमक के अंदर से जो भोजन है या स्टमक का जो जॉइंट है वो जाकर के स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर खुलता है, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर खुलेगा और स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर से ये होता हुआ और ये लार्ज इंटेंसिटाइन के अंदर खुलता है और फिर लार्ज इंटेंसिटाइन से होता हुआ और ये एनएस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लंबाई है वो 9 मीटर है, लगभग 30 फीट है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करेंगे कि जब हम सबसे पहले मुंह से जो भोजन को ग्रहण करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को या जो भोजन पचता नहीं है जब उसको हम बाहर निकालते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले होती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर ये है हमारे टिथ वगैरह, ये टिथ है, ये दांत है, ठीक है। ये हमारी टंग है, जीभ है, और इसके साइड में यहाँ पर और यहाँ पर नीचे जीभ के साइड में यहाँ पर ये बक्कल कैविटी, और ये होती हैं हमारी सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। लार ग्रंथि क्या करती हैं, ये सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती हैं, वो लार को सेक्रेट करती हैं, लार को स्त्रावित करती हैं। लार स्त्रावित करने का क्या मतलब, सबसे पहले ये दांत होते हैं हमारे, दांतों का काम क्या होता है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं हमने, ठीक है। अगर ऐसा टुकड़े हम नहीं करेंगे तो यहाँ पर जब वो जाएगा आगे की तरफ तो उसको पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दिए होते हैं ये टीथ हमारे, ठीक है। दांतों का काम क्या है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। उसके बाद जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार ग्रंथियां क्या करती हैं, वो उस टुकड़ों के अंदर, भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन टुकड़ों के अंदर उस लार को मिक्स करती है। लार के अंदर जो एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो एंजाइम जो होता है उसको टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन एक एंजाइम होता है जो कि उस भोजन के पेस्ट करके उसको मिक्स करके और एक पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है उसका, ताकि वो आगे की तरफ जा सके, ठीक है। जब ये आगे की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ये एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस जैसे यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि 2 नलियां हैं, ये है ट्रिकिया यानी विंड पाइप और ये है एसोफेगस यानी फूड पाइप। तो फूड पाइप, ये रही फूड पाइप और ये रही विंड पाइप, ये दोनों आपस में इस तरह से जॉइंट होती हैं। जब हम भोजन को खाते हैं तो अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो ये भोजन फूड जो विंड पाइप होती है हमारी जो आगे होती है उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो विंड पाइप के अंदर अगर भोजन चला गया तो हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर नुकसान हो सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ये वाला, ये इंश्योर करता है कि जो भोजन है वो फूड पाइप के अंदर जाए, न कि विंड पाइप के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे कुछ इस तरह से होता है और जब जैसे भोजन आता है तो ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। खुलने का मतलब है ये इसके ऊपर ढक देता है अपने आप को, जिसकी वजह से जो भोजन है वो भोजन विंड पाइप के अंदर नहीं जा करके और फूड पाइप के अंदर जाता है। तो ये एपिग्लोटिस का काम है। उसके बाद है हमारी ये जो कैनाल होती है वो आगे जा करके और स्टमक के अंदर खुलती है, स्टमक के अंदर, और इसके अंदर से जो मोमेंट होती है भोजन की, उस मोमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम भोजन को खाते हैं, जैसे ये है भोजन, ठीक है, और ये है हमारी फूड पाइप, तो फूड पाइप के अंदर से जब भोजन को खाया जाएगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और उनका कंप्रेशन होगा। इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ऊपर की तरफ उभरेंगी। ये जो भोजन है ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, या आगे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी और स्प्रेड होती जाएंगी, इस तरह से फैलती जाएंगी और सिकुड़ती जाएंगी।
तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारे शरीर के अंदर, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और वो हमारे पेट तक जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम क्या होता है, ये ऐसा मत समझना कि हमने भोजन खाया वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं। इसकी अगर ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता भोजन, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती। अगर सीधा ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता तो जो अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके पेट के अंदर भोजन बिल्कुल नहीं रुकता, वो ऊपर की तरफ आता। तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम उल्टे लेट करके भोजन को खा रहे हैं तो उल्टे ऐसे पेट से लटक करके भी भोजन को खा रहे हैं तो भी वो हमारे पेट के अंदर ही जाता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। उसका कारण है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काम आती है। उसके बाद स्टमक के अंदर जब भोजन जैसे ही प्रवेश करता है, ये जो टुकड़े हैं ये आकर के इस स्टमक के अंदर हमारा जो आमाशय होता है, उस आमाशय के अंदर जब प्रवेश करते हैं, आमाशय के अंदर जब प्रवेश करता है भोजन, तो क्या होगा कि फूड जैसे ही एंटर, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, उनका काम होता है जैसे यहाँ पर फूड का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पेट के अंदर एंटर कर जाता है, हमारे स्टमक यानी आमाशय के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ से जैसे ही वो एंटर करता है, जैसे ही प्रवेश करता है, तो हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यहाँ से बाहर निकालता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, सबसे प्रबल क्षारक होता है, वो पेट की दीवारों को नुकसान न पहुंचाए इसके लिए इसके साथ साथ HCl के साथ एक म्यूकस की वाल भी सेक्रेट होती है, यहाँ पे म्यूकस की वाल, जो उसके एसिडिक इफेक्ट से हमारे स्टमक की, हमारे आमाशय की रक्षा करती है। ठीक है। अब HCl का काम क्या है, हमारे जो भोजन है जो यहाँ पर आया है इस पेट के अंदर, उस भोजन के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते। तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए, उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम आता है यहाँ पे। और साथ साथ वो फैट का एमल्सिफिकेशन भी करता है। फैट यानी वसा का एमल्सिफिकेशन का मतलब है, वसा जो फैट होता है इस भोजन के अंदर वो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, तो उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फंक्शन है, कहाँ पर, यहाँ पर इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा लीवर का मतलब यहाँ पे ये है यकृत। ठीक है। ये क्या करता है, ये बाइल जूस को, पित्त रस को सेक्रेट करता है, पित्त रस को स्त्रावित करता है। पित्त रस को स्त्रावित करता है तो ये क्या करेगा, पित्त रस को स्त्रावित करने के बाद पित्त रस के अंदर या लीवर जो जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस, उसके अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। 3 एंजाइम्स जो पाचन का काम करते हैं, एंजाइम्स ही होते हैं जो पाचन का काम करते हैं, जो डाइजेशन का काम करते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बाइल जूस है वो इस गैल ब्लैडर के अंदर, गैल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, इकट्ठा हो जाता है। जब जरूरत पड़ती है तब ये जो है, ये जो पित्ताशय गैल ब्लैडर इस बाइल डक्ट के थ्रू, ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का मतलब पित्त नली, इस पित्त नली से वो उस बाइल जूस को सेक्रेट करता है, बाहर निकालता है। अब जैसे ही भोजन यहां से निकल करके यहां तक पहुंचेगा, यहां से फैट का एमल्सिफिकेशन हो गया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो मर गए यहाँ पे। तो भोजन यहाँ पर जब आएगा तो ये जो गैल ब्लैडर होता है, लीवर जो कि बाइल जूस को सेक्रेट करके गैल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, वो बाइल डक्ट के थ्रू, पित्त नली के थ्रू वो बाहर निकलता है और यहाँ पर आकर के मिक्स हो जाता है उस फूड के साथ। और फूड के अंदर जो ट्रिप्सिन, यहाँ पे उस बाइल जूस के अंदर जो ट्रिप्सिन था एक एंजाइम, वो ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है। प्रोटीन का वो डाइजेशन करता है यहाँ पर। ठीक है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो कुछ इसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और अमाइलेज जो होता है वो बचे हुए फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है। उस फैट का डाइजेशन करने के बाद
सारा ये होता है हमारा पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। उसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो भी इन जूसेस को सेक्रेट करते हैं जिससे भोजन के डाइजेशन में हेल्प हो सके। उसके बाद ये सारी चीजें डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर जाते हैं। स्मॉल इंटेंसिटाइन जिसको क्षुद्रांश भी बोलते हैं, क्षुद्रांश, ठीक है, या छोटी आंत। छोटी आंत सबसे पहले क्या किस में जाएंगे, वो स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर। स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर जाने के बाद ये करते क्या है कि जो भी फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी स्मॉल इंटेंसिटाइन के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा। फिर ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो वो जैसे इससे जो छोटी आंत होती है उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है। 6 मीटर मतलब 22 या 23 फीट, तो लगभग 22-23 फीट की लंबाई होती है किसकी, इसकी स्मॉल इंटेंसिटाइन की, जो क्षुद्रांश होती है हमारी उसकी। अब ये 22-23 फीट जो होती है ये कुछ इस तरह से एक इस जगह के अंदर, इस कैविटी के अंदर जैसे रस्सी वगैरह होती है उस तरह से ये घूमी हुई होती है, यहाँ पे कुंडली की तरह। यहाँ पे 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, लगभग 22 फीट। और हमारा जो बृहदांश होता है, जो बड़ी आंत होती है या जो लार्ज इंटेंसिटाइन होती है, उसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर या 4 फीट होती है, ठीक है, 4 फीट होगी। और यहाँ से जो छोटी आंत होती है उसके अंदर जो भी कुछ हमारी चीजें जो डाइजेस्ट हो चुकी हैं वो सारी चीजें इस स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या स्मॉल इंटेंसिटाइन की जो वाल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं क्षुद्रांश की, उसके थ्रू ये एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ये खींच लिए जाते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें, सारा जो खाना है, पूरा जो भोजन है वो इस छोटी आंत के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी प्रोसेस हमारी खत्म हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत का ये क्रॉस सेक्शन व्यू है यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शन है इस तरह से, ये वाल है और ये बहुत लंबी है ये। तो इस वाल के अंदर अगर इसको टेढ़ा करके देखें, ऐसे करके देखें, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको विलीज बोलते हैं, ठीक है, विली। ये क्या काम करती हैं, ये इससे स्मॉल इंटेंसिटाइन का जो सरफेस एरिया होता है, क्षुद्रांश का या छोटी आंत का जो सरफेस एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को बढ़ाने के काम आती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, जो जिनका पाचन हो चुका है, उनको ज्यादा से ज्यादा खींच सके, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए काम आते हैं ये हमारे विलीज, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी बात करें तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा पतली होती है। इनके अंदर जो विलीज होती हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अगर इनको खींच के देखें तो 250 मीटर स्क्वायर तक का एरिया ये कवर करती है। 250 मीटर स्क्वायर तक, मतलब एक जो हमारा बास्केटबॉल का या जो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, उतना ज्यादा एरिया ये कवर कर लेती है हमारी जो विलीज होती हैं। तो ये इतना ज्यादा एरिया कवर करेंगी, तो मतलब ज्यादा एरिया कवर होगा, तो ज्यादा जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करेंगे हमारे। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये जो स्मॉल इंटेंसिटाइन की वाल है, ये खुलती है इस लार्ज इंटेंसिटाइन के अंदर। लार्ज इंटेंसिटाइन में भी सेम फंक्शन है कि जो बचा हुआ है, यदि कुछ भी फैट या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कुछ भी बचे हुए हैं, तो उनके ये जो बृहदांश है इसके थ्रू ये एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके बाद ये छोटा सा ऑर्गन है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या फंक्शन है? अपेंडिक्स का ये माना जाता था कि अब तक कोई फंक्शन नहीं है इस अंग का, इस ऑर्गन का, अपेंडिक्स का हमारे शरीर के अंदर कोई काम नहीं है, ऐसा माना जाता था। ये कुछ इस तरह का होता था, जब आग की खोज नहीं हुई थी तब क्या था, तब जो इंसान है या जो आदि मानव थे वो अनडाइजेस्ट या बिना पका हुआ भोजन खाते थे, कच्चा भोजन वो खाते थे। तो कच्चे भोजन को पचाने के लिए यहाँ से ये अपेंडिक्स एक जूस सेक्रीट करता था। आग के आविष्कार के बाद क्या हुआ कि वो भोजन को पकाकर खाने लगे, उसकी वजह से ये पकाने में, जैसे चबाने में एक तो कम एनर्जी यूज होती थी,
तो वो एनर्जी माइंड के अंदर जाने लगी, फिर माइंड का ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। उसके बाद इस ऑर्गन ने धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद, कई लाख पीढ़ियों के बाद इस ऑर्गन ने वो जूस सेक्रेट करना ही बंद कर दिया। ठीक है। अब यदि हम कोई भी कच्चा फूड खा लेते हैं तो वो इसके अंदर, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर इसके अंदर फंस गया तो बहुत ज्यादा पेट के अंदर दर्द होता है। ठीक है। तो इस ऑर्गन का ऐसा माना जाता है कि कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी अभी रिसर्चेज, थोड़े कुछ समय पहले ये पता चला है कि जो रिसर्चेज है हमारे, वो ये बताते हैं कि ये जो अपेंडिक्स है वो हमारे जो बेनिफिकल बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने की मदद करते हैं, या बैक्टीरियाज जो हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस आ गया, उस वायरस को बाहर निकालने के अंदर जो मदद करते हैं, उन बैक्टीरिया को स्टोर करके रखता है ये अपेंडिक्स। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो कुछ भी इसके अंदर, अगर मान लो कोई न्यूट्रिएंट्स बचा हुआ है तो इसकी जो बृहदांश है, ये जो लार्ज इंटेंसिटाइन है, एब्जॉर्ब कर लेगी, और नहीं तो इस एनएस के थ्रू वो रिमूव हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी इसकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस तरह से जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, पूरा जो गट होता है, उसकी लेंथ 9 मीटर लगभग 30 फीट होती है। तो 30 फीट की दूरी तय करता है हमारा जो भोजन की जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ से और यहाँ तक दोनों जो हिस्से होते हैं वो खुले होते हैं, ओपन होते हैं। उसके बीच में कुछ ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं जो हमारे भोजन का, हम जो भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में।